वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट ऑल पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा वो सभी आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, इम्पोर्टेंट एंड इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके कैसे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो आधारित क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूं। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं क्वेश्चन से अपन आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम ऑथेंटिक जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं से आपकी प्रैक्टिस होती है। तो आपको क्या करना है, जो एग्जाम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को देखना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, समुद्र की सतह पर, या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। यह आपकी क्या होती है, पृथ्वी होती है। यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका ऊपर क्या होता है, पोल होता है। इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पोल पे जी की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले इक्वेटर पर जो एंगल होता है लेमडा की वैल्यू वो क्या होती है, 0 डिग्री। पोल पे कितनी होती है, लेमडा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इसी कारण जो पोल होता है इस पे अपन जानते हैं कि जी डेस बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा होता है। तो जो कोस स्क्वायर लेमडा होता है, लेमडा की वैल्यू यदि 90 पुट करते हैं तो जो जी डेस आता है वो जी के इक्वल आता है। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। तो जो पोल होता है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू होता है वो क्या रहता है, नो चेंज रहता है। अब आपसे बोला जाता है कि कभी भी आपको पृथ्वी के सेंटर के बारे में बात की जाती है। सेंटर का मतलब होता है, मैं आराम से आपको बता देता हूं, जो पृथ्वी का केंद्र होता है। पृथ्वी के केंद्र पे क्या होती है, ऑल चीजें जाकर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इतना याद रखना है। जीरो का मतलब होता है कि जो चीज है वो उसका जो मान होगा वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, न होने के बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो इस कारण जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी के केंद्र पर उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है? विद्युत ऊष्मक, विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री, या फिर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो होता है वो आपका क्या होता है, एक प्रकार का तरंग होता है, पता होना चाहिए। और ये तीनों क्या होते हैं, आपके एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, करंट से कुछ ना कुछ संबंध होता है। जिनमें करंट से कुछ ना कुछ संबंध होता है वो आपके तापीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। और जिनमें करंट से संबंधित नहीं होता है, यानी माइक्रोवेव होती है, जैसे आपकी इंफ्रारेड होती है, जैसे आपकी सूक्ष्म तरंगें होती है, तो ये क्या होती है, करंट से रिलेटेड नहीं होती है। तो इस कारण ये तापीय प्रभाव से आधारित नहीं होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, जूतों के शोल को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? आपने देखा होगा कि काफ़ी बार जूतों के अंदर जो शोल आता है उनको खांचेदार बनाया जाता है। क्यों? जूतों को अधिक सुरक्षा देने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, जूतों की आयु बढ़ाने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फ्रिक्शन का आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा। जो घर्षण बल होता है इससे मैं आपको बता देता हूँ घर्षण के कारण क्या संभव होता है। यदि पृथ्वी पे घर्षण नहीं होता तो जो व्यक्ति है वो चल नहीं पाते, लिख नहीं पाते। तो ये सभी क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। तो लिखना, चलना, ये किनके कारण संभव होता है, घर्षण के कारण संभव होता है। तो जूतों में जो खांचे बनाए जाते हैं, खांचेदार जो बनाया जाता है सोल को, वो क्यों बनाया जाता है, घर्षण को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन सा बल वायु के माध्यम से एक विमान को चलाता है? उत्थापक बल, कर्षण बल, प्रणोद बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे पहले जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जैसे मैं नीचे से एक पत्थर को ऊपर v वेलोसिटी से क्या करता हूँ, थ्रो करता हूँ, तो ये ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी तक चला जाता है। जैसे मैंने इसे नीचे से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो ऊपर जाएगा, वो एक बी पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है जहाँ पर वी की वैल्यू 0 हो जाती है। फिर वहाँ से क्या आता है, नीचे आता है, फिर से ए पॉइंट पे आता है, वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड से अधिक हो जाती है, फिर नीचे आके गिर जाता है। ये सभी चीज़ें किसके कारण संभव होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव होती है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि कौन सा बल जो होता है जो विमान को चलाने में सहायता करता है।
तो वो आपका कौन सा बल होता है, प्रणोद बल होता है। जो प्रणोद बल एक प्रकार का ऐसा बल है जो एक वायुयान को वायु के माध्यम से ले जाता है। वायुयान जो होता है यानी हवाई जहाज होती है वायुयान, इसको वायु के माध्यम से चलाने का कार्य कौन करता है, प्रणोद बल करता है। नोट कर रहा है। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। तो मैंने काफ़ी बार आपको बताया कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको आज के क्लास में भी ये क्वेश्चन बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक दिष्टकारी का जो कार्य होता है वो क्या होता है। बताइए कि एक दिष्टकारी जो होता है उसका कार्य क्या होता है। एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, या फिर ए व बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। एसी जो होता है अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, इसका जो ग्राफ होता है वो साइन की तरह ग्राफ होता है। ऐसे पहले बढ़ता है, फिर क्या होता है घटता है, फिर बढ़ता है, फिर क्या होता है घटता है, प्लस माइनस चलता जाता है। लेकिन जो डीसी होता है डायरेक्ट करंट, जिसे बोला जाता है दिष्ट धारा, इसमें क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रेट होता है, इंक्रीजिंग होता है, कभी भी डिक्रीज नहीं होता है। तो इसके कारण जो डीसी होता है इसकी जो करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यानी इसका जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। कभी भी इसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो मिनिमम नहीं जाती है। इसमें जो करंट की वैल्यू जैसे सेम दे रखी है वो सेम ही रहती है। लेकिन एसी में पहले बढ़ती है, फिर घटती है, फिर घटती से फिर बढ़ती है, फिर घटती है, ऐसे चलता जाता है। तो एक दिष्टकारी का जो कार्य होता है वो क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करना। क्या होता है, एसी को डीसी में चेंज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है। यह इनपुट के साइन तरंग के धनात्मक अर्धचक्र को स्पंदित डीसी आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करता है। अगला देखिए, यह साइन तरंग के धनात्मक अर्ध और ऋणात्मक अर्ध चक्र को इनपुट एसी सिग्नल से डीसी आउटपुट सिग्नल में बदलता है। तो सबसे पहले ऑप्शंस को आपको नोट करना है। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में सही है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है इससे रिलेटेड क्या आता है आपके एग्जाम में। अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में कभी भी पूछा जाता है। एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। सबसे पहले क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि इनमें कितने डायोड आपके यूज आते हैं। तो डायोड के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायोड का सिंबल कैसे होता है अपन थोड़ा पीछे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन इनमें से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अर्धचक्र को डीसी आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करता है साइन तरंग के धनात्मक अर्धचक्र को। तो मैं आपको बता देता हूं, जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है वो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। साइन के जो धनात्मक अर्धचक्र को किसमें, डीसी आउटपुट में क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। केवल और केवल क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एक पीएन जंक्शन डायोड ईएमएफ 5.5 वोल्ट की बैटरी और बाहरी प्रतिरोध 5.1 किलो ओम से जुड़ा है। जैसा कि दिखाया गया है, डायोड में रोधित विभव 0.4 वोल्ट है। परिपथ में धारा के वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको डायग्राम को डॉट करके बता देता हूँ। डायग्राम में आपको बोला गया कि एक डायोड लेते हैं। डायोड से बोला गया है कि आगे एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। कितने, 5.1 किलो ओम का प्रतिरोध जोड़ देते हैं। फिर आगे जाके क्या करते हैं, यहाँ से एक बैटरी जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी है आपके 5.5 वोल्ट की, और यहाँ से आपका करंट जाता है आई। ये आपका 5.1 किलो ओम दे रखा है। ये आपका डायोड दे रखा है। डायोड की वोल्टेज आपको कितनी दी हुई है, 0.4 वोल्ट दे रखी है। कितनी दे रखी है, 0.4 वोल्ट दे रखी है। इसमें अपने को क्या लगाना है, केवीएल लगाना है। क्या लगाना है, केवीएल। तो इस डायोड की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.4 वोल्ट लिख सकता हूँ, जिससे केवीएल लगाने में मुझे आसानी हो जाए। तो मैं फिर से इसका डायग्राम बना देता हूँ। डायोड की जगह में क्या जोड़ देता हूँ, एक और बैटरी जोड़ देता हूँ, जिसके वोल्टेज में मान लेता हूँ 0.4 वोल्ट। यहाँ से आपका एक बैटरी जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है, 5.5 वोल्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ से प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 5.1 किलो ओम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 0.4 वोल्ट जुड़ा हुआ है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ से आपका करंट जाता है, ये क्या हो जाएगा, 5.1 किलो ओम हो जाएगा।
किलो ओम को यदि अपन चेंज करना चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं। यहाँ से अपन केवीएल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे। तो ये माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, अपन किसकी तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। माइनस से प्लस की तरफ यदि जाते हैं केवीएल में, तो जो आपका वोल्टेज होता है इसको क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं, माइनस वी होता है। क्या होता है, माइनस वी होता है। प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, प्लस वी होता है। इतना आपको नोट करना है। और करंट के बारे में जो रजिस्टेंस होता है इसके बारे में भी अपन क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। तो अब इस डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -5.5 हो जाएगा प्लस। यहाँ से फिर आगे चलते हैं तो किस तरफ, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, +0.4 हो जाएगा। प्लस आपका जो करंट दे रखा है, करंट क्या दे रखा है, आई दे रखा है, वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, आपके रजिस्टेंस से हो जाएगा। रजिस्टेंस क्या दे रखा है आपका 5.1 किलो ओम। तो किलो ओम को बदलेंगे तो आपका 10⁻³ ओम हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, रजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 5.1 किलो ओम। ओम में चेंज करेंगे तो 5.1 × 10⁻³ ओम हो जाएगा। सर्किट में मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपका 5.5 दे रखा था, यहाँ पे 0.4 दे रखा था, यहाँ पे आपका रजिस्टेंस दे रखा है आर, ये आपकी बैटरी दी हुई है। यहाँ से आपके माइनस प्लस दे रखा है, यहाँ पे प्लस माइनस दे रखा है। माइनस से प्लस जाते हैं तो आपका क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस मैंने ले लिया है। प्लस से माइनस जाते हैं तो आपका क्या होता है, प्लस होता है, तो +0.4 ले लिया है। फिर यहाँ से आपका क्या जाता है, करंट जाता है। ये आपका क्या दिया हुआ है, रजिस्टेंस दिया हुआ है, ये आपका आई दिया हुआ है। तो इसको वोल्टेज में बना सकते हैं। तो वोल्टेज V = क्या होता है, विभव IR होता है। तो I को मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, R से करा देंगे। तो I और R क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। I और R क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही। क्योंकि अपन किस तरफ जा रहे हैं, धारा की दिशा ऐसे है और अपन भी धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो इसके कारण जो IR की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी कारण मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह लगाया है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व कीजिए। इधर आपका क्या बचा, इधर आपका बचा ये आपका जो, इधर आपका क्या बचा, 5.1। कैसे बचा 5.1, मैं आपको बता देता हूँ। -5.5 था और 0.4 था। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा -5.1, और इसको इक्वल 0 के इस तरफ लेके चले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पूरा सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। इक्वेशन आपकी ऐसे आई थी। इक्वेशन को सबसे पहले आपको नोट करना है। आई मल्टीप्लाई किसके हो जाएगा, 5.1 × 10⁻³ = 0 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो -5.1 होगा, इधर चला जाएगा। तो I × 5.1 × 10⁻³ = 5.1 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो जो I की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10⁻³ एम्पियर आ जाएगी। यदि एम्पियर को अपन किस में, 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, मिली। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मिली एम्पियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 मिली एम्पियर हो जाएगी। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसे देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 220 वोल्टेज आपको दी हुई है 100 वाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सबसे पहले जो आपको चीज़ें दे रखी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। वोल्टेज आपको कितनी दी हुई है, 220 वोल्टेज दे रखी है। ये क्या दिया हुआ है, विभव का अंतर दे रखा है आपको। पावर आपको क्या दे रखी है, 100 वोल्ट दे रखी है। अब बात करते हैं वास्तविक वोल्टेज आपको कितनी दे रखी है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो वास्तविक वोल्टेज दे रखी है V, वो कितना दे रखा है आपको, VDS मान लेते हैं इसको। वो आपको दे रखा है 110 वोल्ट दे रखा है। और ये आपका क्या है, विभव का अंतर है। क्या है, विभव का अंतर दे रखा है, 220 वोल्टेज दे रखा है। आपको बताना है कि खपत जो की गई शक्ति होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि P क्या होता है, W/T होता है पावर का फॉर्मूला। एक होता है VI होता है, एक फॉर्मूला होता है पावर का V²/R होता है, एक फॉर्मूला होता है पावर का I²R होता है। ये फॉर्मूला कैसे आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। V क्या होता है, W/Q होता है। Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो इस I को मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, इस IT को मल्टीप्लाई करा देंगे इससे। तो यहाँ से जो V × I हो जाएगा W/T हो जाएगा। W/T किसके इक्वल होता है, P के होता है। तो P क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। तो ऐसे आपका फॉर्मूला आता है।
फॉर्मूलेस के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपको V की वैल्यू दे रखी है और आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, आपको यहाँ पे P की वैल्यू दे रखी है, तो आप रजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको पुटअप करना है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V² अपॉन में R होता है। P की वैल्यू अपने को दे रखी है, R की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो V² अपॉन में P हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू V की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 220 दे रखी है। 220 का स्क्वायर, नीचे P की वैल्यू क्या दे रखी है, 100 दे रखी है। इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 484 ओम आएगा। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। अब अपने को खपत की गई शक्ति की वैल्यू बतानी है। तो खपत की गई जो शक्ति होगी P डैश, उसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V² अपॉन में R। V की वैल्यू अब क्या लेंगे अपन, 110 वोल्ट लेंगे, तो 110 का होल स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन ने पीछे वाली इक्वेशन में निकाली है। कितनी निकाली है, 484 निकाली है। तो इसे लिख सकता हूँ 1110 मल्टीप्लाई 1110 अपॉन में 484। इसको सोल्व आउट करता हूँ तो जो आंसर आता है वो अपने पास कितना आता है, 25 वोट आ जाता है। तो खपत की गई जो पावर होगी वो कितनी होगी, 25 वोट होगी। इसको 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हो, तो कैट करके आपको देख लेना है, 25 वोट अपने पास आंसर आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 10 केजी द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी, यदि स्मॉल जी की आपको वैल्यू दे रखी है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। आगे देखिए आपको मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 10 केजी दे रखा है। फिर देखिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि जी की वैल्यू अपने को दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। अब आपसे बोला गया है कि इसमें जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। कभी भी आपसे बोला जाता है कि ज़मीन से ऊंचाई की बात की जाती है तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। m की वैल्यू दे रखी है कितनी अपने को 10, g की वैल्यू कितनी 10 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 20। तो इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, 2000 जूल आता है। लेकिन ऑप्शन में आपको जूल नहीं दे रखा है, तो इसको किलो जूल में चेंज करेंगे तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 जूल होता है। तो 2000 जूल की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 किलो जूल। क्या लिख सकता हूँ, 2 किलो जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो उपकरण होता है वो कौन सा होता है, गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टेस्टर, अल्टीमीटर या फिर फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या कहता है, समुद्र की गहराई को मापने का काम किसका होता है, फेदोमीटर का। अल्टीमीटर क्या करता है, किसी वस्तु की ऊंचाई की माप करता है। किसकी माप करता है, ऊंचाई को मापता है। ट्यूब टेस्टर क्या होता है, ट्यूब के परीक्षण को मापता है। और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा का मापन करता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए। आपको बोला गया कि 20 केजी यानी 20 केजी की एक वस्तु विराम अवस्था पर स्थित है। विराम अवस्था बोला गया है, इसका मतलब आपकी जो यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। एक स्थिर बल की क्रिया के तहत यह 7 मीटर पर सेकेंड की चाल प्राप्त करता है। बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से आप जानते हो, कार्य ऊर्जा प्रमेय से आप जानते हो। क्या जानते हो, मैं आपको बता देता हूँ। कार्य ऊर्जा प्रमेय जो होती है उसके अनुसार जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के इक्वल होता है। फाइनल का मतलब होता है अंतिम, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। v का मतलब क्या होता है, अंतिम वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, आरंभिक वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेलोसिटी होता है। तो क्वेश्चन में आपको u की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। v की वैल्यू 7 दे रखी है। तो फॉर्मूले अब आपको क्या करना है, पुटअप करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। फाइनल के बारे में बात करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mv² माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या हो जाएगा, 1/2 mu²। क्या हो जाएगा, u²। u की वैल्यू 0 होगी तो इस टोटल को अपन क्या मान लेंगे, 0 के इक्वल मान लेंगे।
तो जो W होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 mv² क्या हो जाएगा। तो यहाँ से जो वर्क होगा इसकी वैल्यू अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट करेंगे, 1/2 mv² से। तो 1/2 ऐसे कैसे, m की वैल्यू दे रखी है 20, v की वैल्यू क्या दे रखी है 7 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो 2 10 से क्या होता है 20 होता है, ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 490 जूल आ जाएगा, 490 जूल आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। क्वेश्चन को सबसे पहले देखिए, दो आवेशित गोले जिन पर आपको सबसे पहले बोला गया कि आवेश लगता है, यानी Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁷ कूलाम दे रखी है। आगे बोला गया कि दूसरा आवेश आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलाम बोला गया है, जिनको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। स्मॉल d या फिर r की वैल्यू आपको बोला गई है 30 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। इतनी चीज़ को आपको नोट करना है। अब अपन जानते हैं कि जो आपका क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर होता है, इसमें अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपना, F = क्या होता है KQ1 Q2 अपॉन में क्या होता है R² होता है। K की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ होती है। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। वैल्यू अपने पास दे रखी है तो F = क्या हो जाएगा, K की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 × 10⁹ हो जाएगी। Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁷। R² का मतलब क्या हो जाएगा 30 × 10⁻2 मल्टीप्लाई 30 × 10⁻2। ये क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या करते हैं सोल्व करते हैं। 10⁻⁹ में से 10⁻7 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 3 बचेगा। कितना बचेगा 3। ये कितने हो जाएंगे 10⁻4 हो जाएंगे। ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10⁻3। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास ऊपर क्या बचेगा 9 × 2 × 3 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 30 × 30 बचेगा। अब इसको क्या करते हैं अपन सोल्व करते हैं तो ये आपके 2 0 हो जाती है। इसे मैं यहाँ से लिख देता हूँ 10⁻2। 3 3 3 3 जो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा अपने पास 6 × 10⁻3 आ जाएगा। थोड़ा इसमें क्या हो गया है, थोड़ा सा क्या हो गया है इसमें क्या हो गया मिस्टेक हो गया। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। -7 में से 9 जाएगा तो आपके पास यहाँ पे 2 बचेगा। क्या बचेगा 2। और -3 में से यदि 2 जाएगा तो आपके पास -1 बचेगा। तो 10⁻1 ऊपर दे रखा है, वो 10⁻2 नीचे है। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास ऐड हो जाएगा। तो आपको सोल्व कर लेना है। जो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 6 × 10⁻3 न्यूटन आ जाएगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको पावर ऐसे दे रखी है 10⁻7 मल्टीप्लाई 10⁻7 दे रखी है, और नीचे दे रखा था 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। तो 30 को बना सकता हूँ 10⁻2, और 3 को आपको यहाँ से गायब कर देना है। ये कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा -3 बचेगा। इसको कैंसिल करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा +2 बचेगा। इसको हटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा -1 बचेगा, और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10⁻, यहाँ पे -1 है और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो इस तरह आपको क्या करना है, इसको सोल्व आउट करना है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कार आपको दी हुई है आरंभ में विराम से नियत त्वरण के साथ एक सरल रेखा के अनुदिश 4 सेकंड में 20 मीटर की गति करती है, तो कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, विराम अवस्था कहीं भी बोला जाता है तो विराम का मतलब क्या होता है, u की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब गति की इक्वेशन जानते हैं कि s = क्या होता है ut + 1/2 हाफ at² होता है। तो u की वैल्यू यदि 0 होगी तो इसको 0 के इक्वल मान लेंगे। तो s = क्या हो जाएगा 1/2 at² हो जाएगा। s की वैल्यू अपने को दी हुई है कितनी 20 मीटर दे रखी है। तो 20 = 1/2 a मल्टीप्लाई t²। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 को कैंसिल करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 8। 8 का डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20/8 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज के क्लास में अपन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है
जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिए। चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। लाइक एंड सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब भी होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लगाने के लिए। तो अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए, तुरंत सेशन को शेयर करने का प्रयास कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आपको देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होते हैं, PYQ क्वेश्चन होते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जाना है, जो भी फिजिक्स के वीडियो दे रखे हैं सभी फिजिक्स के वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि उनमें भी ऑल PYQ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।